दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को इस दुनिया की सबसे टफेस्ट जेल ब्रेक की स्टोरी। आप लोगों ने जेल ब्रेक की तो कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जहां ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, वहीं इस कहानी के कई सारे राज आज तक अनसुलझे हैं। एल्कैट्रेस जेल, जो कि एक ऐसा जेल था जिसमें सिर्फ इस दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, इस दुनिया के बड़े बड़े गैंगस्टर्स और स्पेशली उन लोगों को जो कि ऑलरेडी जेल तोड़ के भाग चुके हों या उसकी कोशिश कर रहे हों। अमेरिका की राजधानी कैलिफोर्निया से कुछ किलोमीटर दूर एक आइलैंड पे इस जेल को बनाया गया था। 11 अगस्त 1934 ये वो वक्त था जब अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस जेल को कन्वर्ट कर देती है फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स में। 1934 से पहले यूएस आर्मी इस जेल को चला रही थी, पर अब इस जेल की देखभाल एफबीआई भी करने लगी थी। इस जेल में पूरे 24 घंटे हथियार के साथ गार्ड्स खड़े रहते और जो भी इस जेल से भागने की कोशिश करता उन्हें डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर था। अगर वो कैदी किसी तरह इन गार्ड से बच भी जाते तो भी ये समंदर के बीच में एक आइलैंड पे बना हुआ जेल था, और जो समंदर का पानी था वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था। वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि अगर उसमें कोई आदमी कूद भी जाए तो भी सिर्फ 20 मिनट में उस इंसान की जान चली जाती थी। ये तो हो गई इस जेल की बात। अब बात करते हैं हमारे कहानी के 4 मुख्य किरदारों के बारे में। कैदी नंबर 1, फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक ली मॉरिस का दिमाग बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था। फ्रैंक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अपना पहला क्राइम किया था, और फिर एक बैंक रॉबरी के केस में उसे 10 साल के लिए लुसियाना जेल में डाल दिया जाता है, जिस जेल से बहुत ही आसानी से फ्रैंक भाग जाता है और फिर उसे पकड़ के एल्कैट्रेस जेल में डाल दिया जाता है। फ्रैंक के बारे में तो ये भी बताया जाता है कि उस सदी में फ्रैंक का जो आईक्यू लेवल था दिमाग का वो 135 था, जो कि केवल दुनिया के सिर्फ 2% लोगों का था, और फ्रैंक ही इस जेल ब्रेक स्टोरी का मास्टरमाइंड भी है। No one's ever escaped from this place, right? Feels time for everything. जब फ्रैंक को एल्कैट्रेस जेल में लाया जाता है तब उसकी मुलाकात वहां पहले से ही रह रहे एलन वेस्ट से होती है। एलन वेस्ट एक कार रॉबरी के केस में 1957 में एल्कैट्रेस जेल में लाया गया था, और वो फ्रैंक को पहले से ही जानता था क्योंकि वो दोनों इसके पहले फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे। अब इस कहानी में और 2 नए कैदी जुड़ जाते हैं, जॉन एग्लिन और क्लैरेंस एग्लिन। ये दोनों सगे भाई भी 24 अक्टूबर 1960 में इस जेल में लाए जाते हैं। और चौंकने की बात तो ये है कि ये चारों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। इसके पहले ये लोग कई बार जेल में मिल चुके थे और वहां से ही मिलते मिलते ये लोग दोस्त बन जाते हैं। अब इन 4 लोगों के ग्रुप का लीडर फ्रैंक एक अलग ब्लॉक में था और बाकी के बचे 3 लोग बी ब्लॉक में थे। इसीलिए ये चारों दोस्त एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन्हें बात करने का समय सिर्फ लंच टाइम में या फिर जब कैदियों को कोई काम दिया जाता है तब मिलता था। इसीलिए फ्रैंक अर्जी डालता है और कहता है मुझे भी बी ब्लॉक में जाना है। जेल प्रशासन ये बात मान जाती है और फ्रैंक भी अब बी ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है। एल्कैट्रेस जेल स्ट्रिक्ट तो इतनी थी कि दिन में 13 बार यहाँ कैदियों की चेक होती थी, उनकी काउंटिंग होती थी, लेकिन उसी के साथ कैदियों को यहाँ काफी कुछ प्रोवाइड भी किया गया था। कैदी जेल में रहते रहते ज्यादा बोर ना हो, इसीलिए उन्हें पेंट्स, कलर्स, बुक और साथ ही साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए थे। और तभी फ्रैंक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक कॉन्सर्टीना सिलेक्ट करता है, क्योंकि कैदियों को रात को लंच के बाद 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम भी मिला करता था, और वहीं पे फ्रैंक अपना कॉन्सर्टीना बजाया करता था। उसी के साथ साथ कैदियों को अलग अलग काम भी बांटे गए थे, जिसमें से फ्रैंक बोर ना होने के कारण लाइब्रेरी का काम ले लेता है, क्लैरेंस बाल काटने का काम ले लेता है, और एलन वेस्ट पेंटिंग का और पूरे बी ब्लॉक का सफाई का काम ले लेता है। इसी तरह एक दिन बी ब्लॉक की सफाई करते हुए जब एलन वेस्ट छत को साफ कर रहा होता है तब वहां से काफी ज्यादा धूल उड़ने लग जाता है। एलन वेस्ट यही बात पुलिस वालों को बताता है कि वहां से काफी ज्यादा धूल आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ एक पर्दा लगा दें तो वो धूल नहीं आएगी। तो ये बात जेल अथॉरिटी तक जाती है और वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं, और वहां अब एलन वेस्ट ने एक पर्दा लगा लिया होता है और उस पर्दे के पीछे से वो धूल साफ करने लग जाता है। इसी तरह वक्त बीतता है और आ जाता है 12 जून 1962 सुबह 7:15 पे, जब एक पुलिस वाला कैदियों की काउंटिंग करने आता है तब वो देखता है एलन वेस्ट अपने ब्लॉक में खड़ा रहता है। जब वो आगे जाता है तो वो देखता है फ्रैंक सो रहा होता है। जब वो देखता है कि फ्रैंक सो रहा है तो उसे गुस्सा आता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंक उठता नहीं है। तब उस पुलिस वाले को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से एक डंडा लेकर फ्रैंक के सर पर मारता है, और जैसे ही वो डंडा फ्रैंक के सर पर मारता है फ्रैंक का सर उसके शरीर से अलग होके जमीन पे आके गोल गोल घूमने लग जाता है। ये देख के पुलिस वाला 2 कदम पीछे हो जाता है और साथ ही साथ डर जाता है, लेकिन बाद में पुलिस वाले को पता चलता है कि ये तो एक नकली सर है। अब बाकी कैदियों की भी सेल की तलाशी ली जाती है और पता चलता है कि क्लैरेंस भाई भी अपने अपने सेल से गायब हैं।
अब पुलिस वाला सीटी बजाने लग जाता है और पूरे जेल में यह ऐलान कर देता है कि इस जेल से 3 कैदी भाग चुके हैं। Breaking out of Alcatraz. For 55 years, that legendary escape is still one of the greatest mysteries in American history. Now a handwritten letter is again raising questions about whether the men survived the frigid waters and deadly currents of San Francisco Bay. U.S. Marshals have just released age progression images of convicts who escaped Alcatraz. ऐसा नहीं है कि पहली बार इस जेल से कोई कैदी भागे हो, बल्कि इसके पहले टोटल 31 जन इस जेल से भाग चुके हैं। लेकिन उन 31 जनों में से 21 जन पकड़े गए, 6 जन को गोली मार दी और 2 जनों ने पानी में डूब के अपनी जान दे दी और बाकी 2 बचे कैदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने भागते हुए पुलिस वालों को भी गोली मार दी थी। इसीलिए उन कैदियों को तुरंत ही मौत की सजा सुना दी गई। अब जब सभी कैदियों के सेल की तलाशी ली जाती है, तब पता चलता है कि फ्रैंक, क्लैरेंस ब्रदर्स और साथ ही साथ एलन वेस्ट के दीवारों में छेद था, जिस छेद की मदद से ही वो लोग भागे थे। अब पुलिस वालों को समझ में आ गया कि ये बाकी के 3 कैदी जो भागे हैं, एलन वेस्ट भी उनके ही साथ का है, क्योंकि एलन वेस्ट के भी कमरे से वैसा ही सेम होल मिला था। और पुलिस एलन वेस्ट को रिमांड में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। तभी एलन वेस्ट बताता है कि इस जेल ब्रेक की कहानी की शुरुआत वो लोगों ने 1960 से ही कर दी थी। 1960 में इन चारों कैदियों को मिलने के बाद एक दिन जब एलन बी ब्लॉक के छत की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे वहां पे एक वेंटिलेशन होल दिखता है और ये बात वो फ्रैंक को बताता है। क्योंकि फ्रैंक बी ब्लॉक में नहीं था, तो वो पुलिस अथॉरिटी से अर्जी देता है और खुद भी बी ब्लॉक में आ जाता है। और ये लोग समझ जाते हैं कि अगर इस दीवार के पीछे वेंटिलेशन होल है, तो इस दीवार के नीचे पक्का एक गैलरी होगी और ये लोग किसी तरह से अगर उस दीवार में छेद कर दें और उस छेद के थ्रू गैलरी में चले जाएं, तो उस गैलरी पे से पाइप की मदद से ये लोग छत पे जा सकते हैं और उस वेंटिलेशन होल की वजह से ये लोग छत से सीधा टेरेस पे जा सकते हैं। और तभी ये लोगों ने सोचा, क्यों ना हम अपने अपने सेल की दीवारों में छेद करना शुरू कर दें। इस जेल में ऐसा था कि हर कैदी को एक स्पेशल सेल दी गई थी। ये लोग एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन अगल बगल में रहने की वजह से ये लोग दिन भर एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। और फिर तभी जब ये लोगों ने अपनी दीवारों में छेद करने की सोची, तब ये लोग को समझ में आ गया था कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसीलिए ये लोगों ने अपने अपने सेल में बने बाथरूम की तरफ गौर किया और ये लोगों ने देखा कि इनके सेल में जो बाथरूम है, उसके बगल में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है। और ये लोगों ने सोचा, क्यों ना हम दीवार में छेद करने की जगह उस खिड़की का ही आकार और बड़ा कर दें। फिर वो लोग जेल की दीवार में छेद करना शुरू कर देते हैं। जेल से ही मिले कई सारे सामान से, जैसे कि चम्मच, बटर नाइफ, चाकू, स्पून ब्लेड, ये सारी चीजों की मदद से वो लोग दीवार में छेद करने लग जाते थे। यहाँ तक कि एक खराब पंखे की मदद से ये लोग एक ड्रिलिंग मशीन भी बना लेते हैं और तेजी के साथ उस दीवारों में छेद करने लग जाते हैं। और स्पेशली ये लोग जेल में छेद करने का समय वो चुनते हैं जब रात को खाना खाने के बाद म्यूजिक टाइम होता था। वो 1 से 1.5 घंटा ये लोग उस दीवार में छेद करते और साथ ही साथ ये लोगों ने पेंट और कार्डबोर्ड को मिलाकर एक नकली खिड़की भी बना ली थी। और जब तक ये लोग छेद करते, ये लोग वो खिड़की को बाहर निकाल के रखते और जैसे ही इनका छेद करके हो जाता, ये लोग वापस से वो खिड़की वहां ऐसे लगा देते जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अब छेद करते करते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। ये लोगों ने इस काम की शुरुआत की थी दिसंबर 1961 में और अब 1962 जून आ जाता है। और इस 6 महीने के दौरान ये लोगों ने वो पूरा छेद अच्छे से कर लिया था। और उसी के साथ साथ ये लोग ने सोचा था कि जब ये लोग उस छेद में से गैलरी में जाएंगे, गैलरी से छत पे जाएंगे, छत से टेरिस पे जाने के बाद जब समंदर के पास ये लोग जाएंगे, तो वहां से जाने के लिए ही ये लोगों ने एक नाव भी तैयार कर ली थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेल में रहते रहते ये लोग एक नाव कैसे बना लेते हैं। तो अगर वक्त में पीछे जाया जाए, तो फ्रैंक एक दिन जब लाइब्रेरी में काम कर रहा था, तब उसे एक किताब मिलती है पॉपुलर मशीन नाम की। और उस किताब में ही उसे ये आइडिया मिलता है कि रेनकोट की मदद से कैसे वो नाव बना सकता है। और तब होना क्या था, ये लोग जेल में से सारे रेनकोट्स चुराने लग जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि ये लोगों ने टोटल 50 से भी ज्यादा रेनकोट्स की चोरी की थी और कई सारे कैदियों ने भी रेनकोट्स चुराने के लिए इनकी मदद की थी। अब इन्हें रेनकोट्स तो मिल गए थे, लेकिन नाव बनाने के लिए एक बड़ी सी जगह भी चाहिए थी और जेल में इनको वो जगह नहीं मिलने वाली थी। तभी अगर आप लोगों को याद होगा, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक दिन जब छत की सफाई करते हुए छत से काफी ज्यादा धूल आता है, तब एलन वेस्ट जेल प्रशासन को छत पे एक पर्दा लगाने की सलाह देता है,
ये एक्चुअली उसने इसीलिए किया था ताकि उस पर्दे की आड़ में ये लोग छत पे जाके आराम से नाव बना सके। तो ये लोग रोज गड्ढा खोदते, उस गड्ढे में से निकलते, गैलरी में पाइप की मदद से छत पे जाते और छत पे जाके आराम से नाव बनाते और फिर वापस उस जगह पे आके रह जाते। और साथ ही साथ इस 6 महीने में ये लोगों ने ना कि सिर्फ उस गड्ढे को खोदा था और नाव बनाया था, बल्कि ये लोगों ने 4 लाइफ जैकेट्स भी बनाई थी और साथ ही साथ उस नाव को चलाने के लिए कई सारे चप्पू भी बना के रखे थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने साबुन, कोलगेट, धूल, कलर मिलाकर एक चेहरा भी बना लिया था। और क्लेरेंस भाई जो कि लोगों के बाल काटने के काम करते थे, सो उन लोगों के बाल चुरा चुरा कर ये लोग उस चेहरे पर लगा देते और दूर से देखने में ऐसा लगता कि ये एक असली इंसान का चेहरा है। तो ये लोग क्या करते कि सिर्फ उस चेहरे को अपने सेल में अपने बेड पे बाहर रखते और बाकी पूरे बेड को चादर से ढक देते, जिसे देखने में ऐसा लगता कि हकीकत में कोई इंसान सोया है और ये लोग पूरी रात भर धीरे धीरे अपने अपने सेल में गड्ढा खोदते रहते। अब आ जाता है समय सोमवार का 11 जून 1962 रात को 9:30 बजे के बाद, जब सभी कैदियों की गिनती हो जाती है और लाइट्स बंद हो जाती है। खाना खाने के बाद जब सभी कैदी म्यूजिक टाइम के लिए चले जाते हैं, तभी ये चारों कैदी अपने अपने सेल में जो खिड़की इन्होंने नकली लगाई थी उसे हटाते हैं और उस छेद को जिसे इन्होंने इतने टाइम में बनाया था उसमें से निकल के भागने लग जाते हैं। अब फ्रैंक और क्लेरेंस भाई तो आसानी से अपने अपने सेल के छेद में से निकल जाते हैं, लेकिन एलन वेस्ट अपने छेद में अटक जाता है और उसकी मदद दोनों क्लेरेंस भाई दूसरी तरफ से करने लग जाते हैं और ऊपर जाके फ्रैंक भी नाव की पूरी तैयारी करने लग जाता है। तभी क्लेरेंस भाई एलन वेस्ट को कहते हैं कि तुम कोशिश करते रहो बाहर आने की और हम ऊपर नाव बनाने में फ्रैंक की मदद करते हैं और हम बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जल्द से जल्द वहां आ जाना। और तभी फ्रैंक और क्लेरेंस भाई एलन वेस्ट को छोड़ के वहां से चले जाते हैं और छत पे जाने के बाद वो लोग एलन वेस्ट का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन काफी समय बीतने के बाद जब एलन वेस्ट छत पे नहीं आता है, तब ये तीनों डिसाइड करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये लोग एक मोटी सी पाइप की मदद से छत से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद जब ये लोग समंदर के किनारे पहुंचते हैं, तब फ्रैंक अपना असली दिमाग लगाता है और जिस काम की वजह से उसने कॉन्सर्टीना लिया था, उस कॉन्सर्टीना की मदद से वो उस नाव में हवा भरने लग जाता है। नाव में हवा भरने के बाद ये तीनों कैदी उस नाव में बैठ जाते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद एलन वेस्ट भी अपनी सेल की होल में से निकलने के लिए कामयाब हो जाता है और जैसे ही एलन वेस्ट उस होल से निकलकर एल्कैट्रस जेल की छत पे आता है, तब वो देखता है वहां पे उसे एक लाइफ जैकेट और एक पनवार मिलता है। उसके तीनों दोस्त तो अब वहां से जा चुके थे, लेकिन वो लोगों ने एक लाइफ जैकेट और एक पनवार अभी भी एलन के लिए वहां छोड़ दिया था। लेकिन अकेले एलन वो समंदर पार नहीं कर पाता, तो वो वापस से अपने सेल में आ जाता है और उसके बाद सुबह क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। तभी FBI पुलिस एलन वेस्ट से आगे के प्लान के बारे में पूछती है और एलन वेस्ट पुलिस वालों को बताता है कि ये लोग यहाँ से निकलने के बाद एंजल टापू पे जाने वाले थे। फिर एंजल टापू से 3 किलोमीटर दूर शहर में ये लोग दाखिल होने वाले थे। शहर में दाखिल होने के बाद ये लोग कार और कुछ कपड़े चुराने वाले थे और चुराने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस शहर को छोड़ देने वाले थे और पूरी जिंदगी अलग अलग होके अकेले जीने वाले थे। और तभी FBI पुलिस पूरी कोशिश करने लग जाती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। सबसे पहले FBI पहुंच जाती है एंजल टापू पे। उस पूरे टापू की जांच की जाती, बट वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस ने नाव की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से और अनगिनत पुलिस वालों की मदद से इन लोगों की खोजबीन शुरू कर देती है, बट पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और ये तीनों कैदी मानो जैसे गायब हो चुके हों। और तब पुलिस परेशान होकर न्यूज प्रेस को ये बता देती है कि एल्कैट्रस जेल से 3 कैदी फरार हो चुके हैं और न्यूज में ये बात आते ही पूरा शहर पागल हो जाता है और पुलिस और जोरों शोरों से इन तीनों कैदी को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है। हालांकि इन तीनों कैदी के भागने के सिर्फ 2 दिन बाद ही पुलिस को एंजल टापू के पास पानी में तैरता हुआ एक पनवार मिलता है और वह पनवार देख के बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा फ्रैंक और क्लेरेंस ब्रदर्स अपने दोस्त एलन वेस्ट के लिए छोड़ के छत पे गए थे। अब इन कैदी को ढूंढते ढूंढते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन FBI पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। और तभी एक मालवाहक जहाज आता है जो कि नॉर्फेल से आ रहा होता है और वो एल्कैट्रस जेल की पुलिस को बताता है कि जिस दिन ये 3 कैदी भागे थे उसी दिन एल्कैट्रस जेल से 28 किलोमीटर दूर गोल्डन गेट के पास उसने एक डेड बॉडी देखी थी जिसने कपड़े एल्कैट्रस जेल के कैदियों की तरह ही पहने थे,
लेकिन क्योंकि इस मालवाहक जहाज का मालिक बिल्कुल भी अपने काम में लेट नहीं होने चाहता था, इसलिए वो उस डेड बॉडी को इग्नोर कर देता है और वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। और 6 महीने बाद जब वो अपना माल वहां पहुंचा के रिटर्न आ रहा होता है, तब वो एल्केट्रास जेल की पुलिस को ये इन्फॉर्म करता है कि उसने एक डेड बॉडी देखी थी। अब ये सब होने के 9 महीने बाद जब ये कैदी पुलिस को नहीं मिलते हैं, तब धीरे धीरे एल्केट्रास जेल भी बंद होने की कगार पे आ जाता है। दरअसल इन कैदियों को भागने की वजह से तो नहीं, लेकिन समुंदर के किनारे होने की वजह से एल्केट्रास जेल में बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा था और खारे पानी की वजह से जेल की दीवारें भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसीलिए इस जेल के सभी कैदियों को धीरे धीरे बाकी जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है और रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इस जेल को 21 मार्च 1963 में बंद करवा दिया था। और तभी समय गुजरता है और 1965 आ जाता है, लेकिन ये 3 कैदी अभी तक FBI को मिले नहीं थे। लेकिन उस दिन FBI को एक फोन आता है और वो फोन पे ये बताया जाता है कि मैं इन तीनों कैदी का दोस्त बोल रहा हूं और ये तीनों कैदी ब्राजील के एक क्लब में हैं। जैसे ही पुलिस को इस खबर के बारे में पता चला, पुलिस फौरन ही उस क्लब के पास गई, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। और तभी पुलिस इन लोगों के फोन टैप करती है, इनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव से पूछताछ करती है, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और इस केस के 17 साल बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, तो पुलिस इस केस को क्लोज कर देती है। और क्लोज करते हुए पुलिस ये कहती है कि वो तीनों कैदी मारे जा चुके होंगे, क्योंकि जिस समय वो कैदी भागे थे उस समय जो पुलिस को नाव और पतवार मिली थी, वो नाव या पतवार इतनी सक्षम थे ही नहीं कि वो उससे उस समुद्र को पार कर सके। और अगर वो उस पानी में डूब गए होंगे तो वो उसे तैर के भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उन लोगों की उस पानी में डूबने की वजह से ही मौत हो गई होगी। और तो और जैसा कि वेस्ट ने पुलिस को बताया था कि ये लोग भागने के बाद सबसे पहले कार और कपड़े चोरी करने वाले हैं, तो जिस दिन ये लोग भागे थे उस दिन कोई कार या कपड़े भी चोरी नहीं हुए थे। पर उस शहर की आम जनता ने पुलिस की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, क्योंकि जब ये तीनों कैदी भागे उसके बाद ना तो इन तीनों कैदियों की कोई लाश मिली और ना ही कोई सबूत मिले। पर लोगों के हिसाब से इस केस की 2 थ्योरी ज्यादा मशहूर है। थ्योरी नंबर 1, जो कहानी वेस्ट ने सुनाई, यानी कि जब ये लोग वहां से भागे तो ये लोग सबसे पहले एंजल टापू पे जाने वाले थे, वहां से कार चोरी करने वाले थे और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाने वाले थे। पर जैसा कि पुलिस ने बताया, उस रात कोई भी कार या कपड़े चोरी नहीं हुए थे। पर उसी के बिल्कुल विपरीत 2011 में नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसका नाम था वेनिस फ्रॉम एल्केट्रास, और उसमें ये बताया जाता है कि जिस रात ये तीनों कैदी भागे थे उसी रात एक ब्लू कलर की कार चोरी हुई थी। और 1962 में, यानी कि इस केस के 6 महीने के बाद, एक कैदी जिसका नाम था जॉन पॉल, वो इस जेल से भाग जाता है और उसने ये पूरी जेल सिर्फ तैर कर पार कर दी थी, ना ही बिना किसी नाव के, ना ही बिना किसी पतवार के। वो सिर्फ तैरते हुए गोल्डन गेट तक पहुंच चुका था। पर उसे गोल्डन गेट पर पकड़ लिया जाता है और ठंडे पानी के कारण उस कैदी को हिपोथर्मिया नाम की बीमारी हो जाती है। पर उसके बाद वो कैदी ठीक हो जाता है और उससे ये जरूर साबित हो जाता है कि उस समुद्र को तैर कर भी पार किया जा सकता है। और एंगलिन और उसका सगा भाई, ये दोनों एक प्रोफेशनल स्विमर भी थे। और थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि जिस रात ये तीनों कैदी भागे उस रात समुद्र के बीच में एक नाव इन लोगों का पहले से ही इंतजार कर रही होती है, क्योंकि एल्केट्रास जेल की जो पुलिस है वो एल्केट्रास जेल के 180 मीटर तक उस जेल की रखवाली करती है, लेकिन वो नाव 180 मीटर के ठीक दूर ही खड़ी थी। रोबोट चेचिस नाम के एक पुलिस वाले ने तो उस रात पेट्रोलिंग करते हुए वहां पे एक नाव देखी भी थी, पर उसने उस नाव पर उतना शक नहीं किया क्योंकि उसे लगा शायद ये कोई मालवाहक जहाज है। और ताजुब की बात तो ये है कि इस केस के कई साल बाद भी जो एंगलिन परिवार है उनको कई सारे लेटर्स, गिफ्ट्स और फ्लावर्स मिलते रहे। और 1973 में जब एंगलिन भाइयों की माताजी की मौत की खबर आती है तो उनके आखिरी सफर में 2 लंबी औरतें दिखाई देती हैं, और वो दोनों लंबी औरतें काफी ज्यादा अजीब भी थी। और 1989 में जब दोनों भाइयों के डैड की मौत हो जाती है
तभी भी वहां दो बूढ़े आदमी लंबी दाढ़ी के साथ वहां पे आते हैं, पर जैसे ही लोगों का या पुलिस का उन पे शक होने लग जाता है वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब फिर इस केस को काफी साल बीत जाते हैं और अब तारीख आ जाती है जनवरी 2013 की, जब पुलिस को मिलता है एक लेटर जिसपे लिखा होता है कि मैं जॉन एंगलिन हूं और मैं अभी सही सलामत हूं। मेरी एज अब 83 साल की हो चुकी है और मुझे कैंसर हो गया है। मेरे दोस्त यानी कि फ्रैंक की मौत अक्टूबर 2008 में हो चुकी थी और मेरे छोटे भाई यानी कि क्लैरेंस एंगलिन की मौत 2011 में हो चुकी है। और यदि आप लोग मेरा ट्रीटमेंट करवाते हो और मुझे सिर्फ 1 साल की सजा देते हो तो मैं सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूं। पुलिस को जैसे ही ये लेटर मिलता है पुलिस तुरंत उसका फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट निकालने में जुट जाती है, बट उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो रिपोर्ट्स सही हैं या गलत हैं। और तभी इस केस को और 2 साल बीत जाते हैं और अब तारीख आ जाती है 2015 की। 2015 में इसी केस से जुड़ी हिस्ट्री चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें उन दोनों भाइयों की जेल से भागने के बाद फोटो भी दिखाई जाती है। तो उनकी जवानी वाली फोटो लेकर पुलिस फोटोशॉप कर उन्हें ओल्ड कर भी देख रही थी, बट फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। और अब पुलिस सोचती है कि उनकी उम्र कम से कम 90 से 100 साल हो गई होगी, तो अब ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि वो लोग जिंदा है या मर गए। इसीलिए पुलिस ने इस केस को वहीं पे क्लोज कर दिया। आज के डेट में इस एल्केट्रेस जेल को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है और रोज के कम से कम 3000 से ज्यादा लोग इस म्यूजियम में घूमने आते हैं। और साथ ही साथ इस केस के ऊपर कई सारी मैगजीन, डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज भी बन चुकी हैं, बट अभी तक कोई नहीं बता पाया कि ये लोग जिंदा हैं या मुर्दा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलता हूं मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।